नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है बीजेपी की रणनीति, किस तरह के दावे हैं समाजवादी पार्टी के और क्या होने वाली है जमीनी असलियत। अब बीजेपी में इस बीच लगातार तमाम तरह के संवादों का सिलसिला चला है, बैठकों का सिलसिला चला है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकें हुई हैं, दिल्ली के नेता लखनऊ आए हैं, संघ के नेता लखनऊ आए हैं और अभी भी पिछले 2 दिन से लखनऊ में उन्होंने कई तरह की बैठकें की, कई तरह से संवाद किया और उसमें एक संवाद भोजन के साथ भी था, जो उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के आवास पर जो दिन का दोपहर का खाना था, उसमें योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, संघ की तरफ से होसबोले जी मौजूद थे, बीजेपी के जो पर्यवेक्षक की हैसियत से आए थे वो मौजूद थे और तमाम तरह के राज्य के उप मुख्यमंत्री से लेकर और तमाम वरिष्ठ लोग उसमें मौजूद थे। मौका भले ही वो केशव प्रसाद मौर्य के सुपुत्र की जो अभी पिछले महीने जो 21 तारीख को विवाह हुआ था, उसके मौके पर उनकी तरफ से दिया जाने वाला प्रीति भोज था, लेकिन ये एक तरह से बहुत तरह के राजनीतिक संदेश भी दे गया। इसने एक तरफ योगी आदित्यनाथ 4.5 साल में पहली बार केशव मौर्य के, जो कि उनके घर के बिल्कुल बगल में घर है, उनके घर में गए और एक तरह से ये जो भोजन के बहाने जो संदेश देने की कोशिश बीजेपी ने की, वो कहीं न कहीं ये दिखाने का प्रयास था कि बीजेपी में कोई किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है, बीजेपी में सब कुछ एक है और जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके नेतृत्व में सब लोग उनके साथ हैं, केशव मौर्य भी उनके साथ हैं और पूरा राज्य का जो मंत्री परिषद है वो उनके साथ है, सारे कार्यकर्ता उनके साथ हैं। और जिस तरह से इसके बाद केशव मौर्य का बयान भी आ गया, उन्होंने कहा कि मैं पहले भी योगी आदित्यनाथ जी के साथ था, मैं आज भी उनके साथ हूँ और मैं आगे भी उनके साथ रहूँगा। तो एक तरह से जो बीच में कुछ बयानों को लेकर इस तरह की चीज़ें ध्वनित हो रही थी कि बीजेपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच में संतुलन नहीं बन पा रहा है, कुछ महत्वाकांक्षाओं को लेकर टकराव है, इस तरह की कुछ चर्चाएं थी। लेकिन जैसे ये स्थितियां कल के भोजन के बाद से ये दिखा रही हैं कि चीज़ें अब ठीक होती जा रही हैं। बीजेपी में ये भी प्रयास किया गया है कि जो केंद्र से नेता आए थे, जो पर्यवेक्षक आए थे और जो आरएसएस के प्रतिनिधि आए थे, उनकी तरफ से भी ये बीजेपी में एकजुटता की बात कही गई और ये भी कहा गया कि जो अगला चुनाव है इसको किस तरह की रणनीतियों से लड़ना है, क्या चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जाना है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की नेता अनीता अग्रवाल, जो बहुत अपनी स्पष्ट बात के लिए जानी जाती हैं, खरी खरी कहने के लिए जानी जाती हैं। वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा मौजूद हैं हमारे साथ और थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। तो बातचीत की शुरुआत मैं अनीता जी आपसे करना चाहता हूं। जो पिछले दिनों का घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के बाद आप बीजेपी को इससे किस तरह का नुकसान हुआ है और अब जो कल का घटनाक्रम था उससे चीजें कितनी ठीक हो पाएंगी आपकी नजर में, इसका आप क्या सोचती हैं, कैसे देखती हैं इसको? देखिए गोविंद जी, भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है। मतलब एक जो जो ये परिवार, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में है। उसका मतलब ये है कि सब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सब एक परिवार की तरह रहते हैं। उसका ये नहीं है कि मतलब परिवार इसका बेटा उसका बेटे वाला परिवार नहीं है। ये एक आपसी परिवार, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कार्यकर्ता एक परिवार की तरह महसूस होता है। और दूसरी बात ये है कि ये बात बहुत लोगों ने कहा कि केशव मौर्य ने बयान दिया था कि जो भी ऊपर तय होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। फिर बाद में सत्येंद्र सिंह जी ने बोला कि नहीं, योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। तो हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। जो संगठन कह देता है वही होता है, सरकार बाद में, संगठन पहले। और संगठन की तरफ से स्पष्ट जाहिर हो गया है कि जो आने वाला चुनाव माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ये स्पष्ट हो गया है क्योंकि अध्यक्ष जी ने इसको साफ साफ बोल दिया। इसलिए अब कोई अड़कर नहीं, कोई कुछ नहीं। जब तक नहीं कुछ चीज तय होती तब तक व्यक्ति बयान भी देता है, कहता भी है।
लेकिन अब जब तय हो गया है, उसके बाद सब एक होकर जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। और हमारे यहाँ देखिए सीधी सी बात है, मनभेद नहीं होता है। थोड़े से मतभेद तो सभी में होते हैं, जब मतभेद है इसका मतभेद, लेकिन मनभेद किसी से नहीं होता। जो बात होती है बिल्कुल स्पष्ट होती है, और सब बैठ के मीटिंग करते हैं, सब इकट्ठे निर्णय होते हैं। हमारे यहाँ सबको बुलाया जाता है, सबसे राय ली जाती है। एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी ही पार्टी में एक यही ऐसी भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसमें सबके मत लिए जाते हैं। खाली एक निर्णय नहीं लिया जाता कि उसने कह दिया कि इसका बेटा तो उसका बेटा, ऐसे नहीं। जैसे कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में एक व्यक्ति का निर्णय मान्य होता है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सबको बुला के सबका निर्णय लिया था, सब बात होती है, और फिर जो तय हो जाता है वो ही माना जाता है। इसलिए अब ये है, भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। कार्यकर्ता उसी के काम करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो रीढ़ की हड्डी है। कार्यकर्ता का संपर्क सीधे जनता से होता है, और हम लोग अपने काम के आधार पर जनता के पास जाते हैं। जो हमने मोदी सरकार ने जो 7 साल तक काम किया, जो हमारी योगी सरकार ने 4 साल तक का काम किया, उस कामों को लेकर हम जनता के पास जाते हैं और जनता से वोट मांगते हैं, और जनता हमें समर्थन देती है, क्योंकि हम लोग की पहचान काम है। और कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता का जनता से संपर्क होता है, और कार्यकर्ता का ऊपर नेता संबंध होता है। कार्यकर्ता में रीढ़ की हड्डी, हमारे बूथ स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक सभी कार्यकर्ता ही काम करते हैं। एक कैडर बेस्ड पार्टी है हमारी, और उसी के आधार पर आज जनता का विश्वास हम पे है, और उसी विश्वास से हम लोग जनता के पास जाए। लेकिन जो दिल्ली से पर्यवेक्षक आए थे पिछले दौर में भी और इस दौर में भी, उनको इस तरह के संकेत मिले थे, उन्होंने ये बात कही भी थी कि कार्यकर्ताओं में असंतोष है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं में जो संगठन में पद खाली हैं उनको जगह नहीं दी गई, इसकी वजह से कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं। और मंत्रियों को भी हिदायत दी गई थी कि वो अपने कार्यकर्ताओं का जो असंतोष है उसको दूर करने की कोशिश करें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करें। और जैसा कि देखा गया है पिछले 3-4 दिन से लगातार आपकी पार्टी की तरफ से तमाम सांगठनिक पदों में और जो सरकार के पदवी धारक पद हैं उनमें भी नियुक्तियां की जा रही हैं, लोगों को, संगठन के लोगों को जगह दी जा रही है। तो क्या संगठन के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में जो शंकाएं थी, जो सवाल थे, जो असंतोष था, वो भी अब खत्म हो गया, आपको लगता है? हाँ देखिए गोविंद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल जो 1.5 साल से परेशान हुआ है, उसी के बीच में थोड़ा सा लेट हो गया मामला। वरना जो संगठनात्मक मीटिंग हो रही थी, वो पहले भी रामलाल जी हमारे संगठन महामंत्री थे, आते रहते थे, कार्यकर्ता यहाँ पे मीटिंग करते थे, सबसे मिलते थे, मंत्रियों से, विधायकों से, सबसे कार्यकर्ता सबसे मिलते थे। इधर कोरोना काल के कारण ये सब कुछ थोड़ा सा डिले होता गया। खाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो जाती थी। और संगठनात्मक पद उन्होंने कहा जो खाली है, जो संगठन में जो पद खाली है, जो जिनको दायित्व नहीं दिया गया, वो सब कंप्लीट करें, क्योंकि चुनाव सब पे आ गया। जब चुनाव आ गया है तो हमें संगठन के पदों को, जैसे महिला मोर्चा हमारे यहाँ नहीं था, युवा मोर्चा नहीं था, क्योंकि चुनाव में तो महिला मोर्चे की भी जरूरत है, युवा मोर्चे की जरूरत है। तो संगठनात्मक पद जो हमारे यहाँ खाली थे, जो पदाधिकारी के कुछ पद रिक्त थे, वो हम लोगों ने उसकी पूर्ति कर दी है पार्टी ने, और वो सब कर रहे हैं। और बाकी कार्यकर्ताओं में कोई रोष नहीं है। कार्यकर्ता जो है, सीधी सी बात है, पार्टी का जो भी आदेश होता है कार्यकर्ता मानता है। और कार्यकर्ता की बात को, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना कि हमारी पार्टी आपस में एक परिवारवादी पार्टी है। थोड़े से मतभेद होते हैं, लेकिन जब बैठ के बात होती है तो सब सुलझ जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ यही एक सबसे बड़ी, मैंने कहा ना, कैडर बेस्ड पार्टी है। और बाकी आप और पार्टियां देखिए, जो सोनिया जी ने कह दिया वो होगा, जो अखिलेश जी ने कह दिया वो होगा, बिल्कुल जो बिल्कुल मायावती ने कह दिया वो होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं बिल्कुल। है कि अगर इन्होंने कह दिया तो वही होगा। यहाँ पे अगर इसने कहा है, वो आपस में मिलके बैठ के बात करेंगे, और उसी तालमेल से अपना निर्णय लेते हैं। और कार्यकर्ता खुद ही, आज जैसे मैंने कहा, एक बार मैंने किसी से कहा कि कांग्रेस के नेता बैठे थे, समाजवादी के प्रवक्ता बैठे थे, मैंने उनसे कहा मैं डंके की चोट पे ये बात कह सकती हूँ कि कल मैं प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो सकती हूँ, लेकिन क्या आप ये बात कह सकते हैं कि आप हो सकते हैं? आप नहीं कहेंगे। ठीक ठीक है, आपकी क्योंकि ना बात अपनी छोटा जगह सा ठीक है। नहीं, आज अ, अमित शाह जी भी जो बने हैं, एक बूथ स्तर से लेकर वहां तक बने हैं। मोदी जी जो बने वो भी वैसे ही बने हैं। हमारे बिल्कुल नड्डा बिल्कुल, साहब जो लेकिन बने वो भी वैसे ही बने हैं। तो इसलिए लेकिन जो हमारे यहाँ जो बात कार्यकर्ताओं। आपने कही है, हम्म, जो बात आपने कही है कि हमारे यहाँ जो संगठन से कहा जाता है उसको सबको मानना पड़ता है। लेकिन बिल्कुल अभी बिल्कुल। हमने देखा जो अरविंद शर्मा का मामला था, अतुल जी आपका, मैं इस बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जो अरविंद शर्मा का मामला था, उसमें तो
ये माना गया कि जो केंद्र ने कहा था, जो प्रधानमंत्री ने कहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने उसको उस रूप में स्वीकार नहीं किया। एक बात। दूसरी बात ये कि जैसे अभी बीजेपी की तरफ से अनीता जी ने कहा कि संगठन की, अब क्योंकि चुनाव आ रहा है इसलिए संगठन के अलग अलग मोर्चों को भी हम उनमें पदों को, लोगों को भर रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अभी जब पंचायत का चुनाव हुआ था उस वक्त बीजेपी के संगठन में लोगों के न होने से इस चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ? दूसरी बात। और तीसरा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, जो अभी अखिलेश यादव ने दावा किया है कि वो 350 प्लस सीटें लाएंगे उत्तर प्रदेश में और बीजेपी को हरा कर उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाएंगे, इस दावे को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हम पहले तो के शर्मा वाला विषय ले लें, उसके ऊपर इतनी चर्चा हो चुकी है जी। और वो यहाँ किस पद के लिए भेजे गए थे, किस मंत्री पद के लिए भेजे गए थे, वो सिर्फ स्पेक्यूलेशन था मीडिया का, जो अब समझ में आ रहा है। जी। रही बात संगठन के जो पद खाली पड़े थे 4.5 साल, उनको अब भरा जाना, वो कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस स्टेज पर नहीं निभा सकते हैं। जी। ये सही है कि अगर पंचायत चुनावों से पहले होते ये लोग तो शायद तस्वीर कुछ दूसरी हो, बीजेपी को इतना नुकसान ना होता शायद। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जितने भी प्रकोष्ठ हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज, ये सब जो भी हैं, इनका कोई विशेष रोल नहीं होता है। ये सिर्फ जो विधायक या जो MLC आपका एडजस्ट नहीं हो पा रहा है मंत्रिपरिषद में, या जिसे आपको खुश रखना है किसी कारण से, आप उसको वो ओहदा दे देते हैं। इसके अलावा एक वो ऑर्नामेंटल पीस बन जाता है और कुछ नहीं होता है। अब अखिलेश यादव जी का जो दावा है, तो हम नहीं मानते कि उनकी इतनी सीटें आएंगी। भारतीय जनता पार्टी की सीट कम होंगी, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को 350 से ऊपर सीट दिला पाए, ऐसा कुछ असंभव सा लगता है। और किस आधार पर वो कह रहे हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि जो अभी तक जितना देखा गया है उसमें यही निकल करके आया है। ठीक है, पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन लोगों का तो यही मानना है कि अखिलेश यादव घर से नहीं निकल रहे हैं, उनकी पूरी राजनीति ट्विटर पर हो रही है। तो ऐसे में उन्होंने क्या ऐसा किया है जिससे मान लिया जाए कि 350 से ऊपर सीट आएंगी? ये कुछ गणित होगी जिसके ऊपर उन्होंने काम किया होगा, लेकिन अगर आप देखें तो इतना बड़ा दावा समझ में नहीं आता। बिल्कुल। जिस तरह से 350 प्लस सीटों का दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में तारे ढूंढने जैसी बात है। लेकिन ये भी सच है कि हम उत्तर प्रदेश की ही अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी 3 बड़े बल्कि चारों राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा किया था। सभी ने 300 से ज़्यादा सीटें लाने का दावा किया था। मायावती भी उसमें शामिल थी, अखिलेश यादव भी उसमें शामिल थे, और कांग्रेस जैसी पार्टी भी उस तरह के दावे कर रही। तो ये शायद अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की बात भी हो सकती है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह के दावे किए जाएं, ताकि कार्यकर्ताओं को ये लगे कि नहीं, हम जीत रहे हैं, हमारी जीतने की संभावनाएं हैं, और पार्टी से कम छोड़ के जाने वालों की जो संख्या है वो कम हो सके, पार्टी में दूसरे दलों से लोग आए, ये सिलसिला बढ़े। शायद ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन अनीता जी, आपकी पार्टी भी ये दावा कर रही है कि वो 300 से ज़्यादा सीटें लेके आएगी अगली बार,
और इसके लिए ये जो दावा है, इस दावे के पीछे क्या वजह हैं, क्या कारण है जिनके आधार पर पार्टी इस तरह का दावा कर रही है? अखिलेश यादव के बारे में तो जैसा अतुल जी ने बिल्कुल साफ कहा कि उनका ये दावा हवा हवाई ज्यादा लगता है। आपकी पार्टी का दावा हवा हवाई नहीं है, ये किस आधार पर आप कह सकती हैं? देखिए, ये हम कह सकते हैं कार्यकर्ताओं के आधार पर और अपने काम के आधार पर। देखिए, हमने जो अपना 4 साल में काम किया, जो 7 साल में काम, आपने देखा है कि हमने अंतिम छोर तक जो व्यक्ति है वहां तक हमारा काम पहुंचा है। चाहे हमारी जितनी योजनाएं हैं, सारी हमने योजनाएं देखिए गरीबों को दी हैं, हमने उन लोगों को आवास दिए हैं, हमने शौचालय दिए हैं, हमने आयुष्मान भारत दिए है, हमने बिजली घर घर पहुंचाई है। ये बताइए, इतने सालों में गांव में 2-2 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती थी, लोग कितने परेशान होते थे। आज बिजली, आप देखिए, कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ बिजली ना पहुंची हो। हमने सारी सड़कें बनवाई हैं, हमने सारा विकास कार्य किया, मतलब आज हमने अपने विकास कार्य को लेकर, और हमने मेडिकल कॉलेज बनवाए, हमने मतलब स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे पूरा ध्यान दिया। और आज हमने अपने अपने कार्यों को और कार्यकर्ता के आधार पर कह सकते हैं। और दूसरा, हमारी पार्टी के आप ये देखिए कि पहले भी ये लोग सब लोग एकत्र होकर लड़े थे, समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी सब इकट्ठे होकर लड़े थे। जब हमको ज्यादा खतरा लगता था कि सब एक हो गए तो शायद बीजेपी वर्सेस ऑल हो गया था, उसके बाद भी जनता ने हम पे भरोसा किया। तो आज भी जनता को हम ही पे भरोसा है और हम उनके भरोसे को पूरी तरीके से, हम भी उनको भरोसा देते हैं। जैसे कोरोना काल में आप देखिए, जो फर्स्ट लहर कोरोना काल की आई थी, कैसे लोग फंसे थे, कैसे योगी ने काम किया। सेकंड भी बहुत तेजी से आए, इसमें काफी नुकसान हो, हम मानते हैं इस बात को कि थोड़ा सा देरी जुड़ी, लेकिन उसके बाद योगी सरकार जी ने फिर उसको संभाला, बड़ी तेजी से संभाला। आज वैक्सीन भी देखिए, नहीं नहीं, आज वैक्सीन भी देखिए, हम लोग सबको फ्री, केंद्र सरकार की फ्री सबको लग रही है, और वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगवाने की। और हमेशा विपक्ष पार्टी ने, चाहे हमने अच्छा काम किया और चाहे उन्होंने हमेशा विरोध ही किया। पहले उन्होंने वैक्सीन को लेके गुमराह किया कि वैक्सीन जो है नहीं सही है, नहीं नहीं, लगवाने चाहिए। देखिए, वो तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं, तमाम राजनीतिक राजनीतिक, दल इस तरह की बात करते हैं। नहीं नहीं, आपने वो कहा बात कि सही है। आपकी सरकार अपनी जो काम है उनको लेकर जनता के बीच में जाएगी। शरद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक तो केंद्र सरकार के काम है, उनका असर अपनी जगह है, और दूसरा राज्य सरकार के काम है। क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार ने पिछले 4.5 साल में इस स्तर के काम किए हैं कि उन कामों को अपनी वो उपलब्धि बताकर जनता के बीच में जाएं और जनता उसको सर आंखों पे बिठा ले उनको? पहले तो गोविंद, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरे नेटवर्क मेरे बड़ा प्रॉब्लम दे रहा है आज हमारे यहाँ। ये जो कनेक्शन है, इस वजह से मुझे देरी हो गई बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो अनीता जी बता रही हैं कि उसके बाद मुख्यमंत्री ने संभाला, तो मुझे हंसी आ गई कि संभाला क्या, ये नहीं समझ में आया। क्योंकि तब तक कोरोना की दूसरी वेव खत्म हो रही थी, जब वो उन्होंने घूमना शुरू किया और जाके दहिया छू करके एक जिले से दूसरे जिले जाते रहे। तो वो कोई उसको कहना कि साहब हमने कंट्रोल कर लिया, ये जरा शोभा नहीं देता है कहना। और दूसरा किस तरीके से ये जो जगह जगह से तमगे ले लिए, सर्टिफिकेट ले लिए कि साहब बहुत अच्छा काम किया। वो एक विज्ञापन निकला टाइम मैगजीन में, वो सब लोग समझे आर्टिकल है, पैसे देकर के वो छपाया गया। WHO में आर्टिकल छपाया गया, वो किस तरह, उसका भी अभी किस्सा हाल में खुला है कि किस तरीके से उनको किस तरह फेवर किया गया कि एक चिट्ठी दे दो। तो ये जो है, ये चीजें जो हकीकत है, जो आपने कहा कि थोड़ा बहुत कमी हो गई, अब मौतें हुई हैं और इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं कि वो ठीक है कि पूरे देश में सब प्रदेशों में मौतें कम दिखाई गई, लेकिन अब तो सामने आ रहा है, आंकड़ों के सरकारी आंकड़े आ रहे हैं कि इतने लोग मरे, लेकिन सरकार जो प्रदेश के जो खाता है वो कहता है, ये प्रदेश का खाता अपने ही खाते से कॉन्ट्रडिक्ट करता है। जो शमशान घाटों की लिस्ट थी रोज की, हम तो खुद कंपेयर करते थे सरकारी प्रेस नोट से, तो थोड़ा बहुत फर्क नहीं होता था। 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना खुद हमने नहीं, देखा है। कोविड का मामला तो एक मामला है, तो इसके अलावा आपको कोविड का बाकी चीजें मैं आ रहा हूँ बाकी नहीं, इन्होंने कहा तो मैंने उनको बोलते सुने इसके
जो बाकी विकास की बात की जाती है कि साहब हमारा विकास का एजेंडा और हमने विकास कर दिया, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि होर्डिंग में लगाने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमने 5 एक्सप्रेसवे बनवा दिए, तो कहाँ कौन सा बना है, बन रहे हैं ये कहिए आप, ये कहना हमने बनवा दिए, फिर वो लगता है कि ये सच से बहुत परे। आज की डेट में 4.5 साल होने वाले हैं, 5 में से एक भी एक्सप्रेसवे कंप्लीट नहीं है। एक जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बहुत पहले शुरू हो गया था, वो अभी तक आधा कंप्लीट हुआ है। तो ये बड़ा इसमें कहना कि साहब ने बड़ा विकास कर दिया, तो हम तो बहुत आलोचना करते रहे अखिलेश यादव की भी, बट अब उसको कंपेयर करें तो लगता है कि हाँ भाई उन्होंने तो 23 महीने में यहाँ से आगरा का एक्सप्रेसवे खड़ा कर दिया था, चलने लगे लोग उस पर। तो ये चीज, ये कहना कि खाली कह देने से अगर विकास हो जाए तो फिर तो बड़ी बात है। लेकिन मुश्किल क्या है गोविंद इस सरकार में कि बातें बड़ी ऊंची ऊंची करी जाती है कि ऐसा लगता है कि बस पूरा रामराज आ गया। भाई कभी सोचना चाहिए, थोड़ा अपने कॉन्शियस होती है वो भी तो अंदर से बताती होगी कि जो आप कह रहे हैं वो अभी सच से बहुत दूर है। तो इतना तो कम से कम रहिए जो आसपास आप कहिए कि हाँ हम कर रहे हैं, हमने ये किया, लेकिन नहीं दिखता है। एक काम, बस एक काम बहुत अच्छा किया है, जो जगह जगह शहरों के नाम बदले, वो तो ओवरनाइट हो जाता है कि एक ऑर्डर इशू कर दिया, शहर के नाम बदल दिए और बोला वाह वाह देखिए हमने कितना बढ़िया काम किया। उसके अतिरिक्त कोई बड़ा, हमें बड़ी उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ, क्योंकि ईमानदार आदमी हैं, सब कहते थे ईमानदार है, हम भी मानते थे कि भ्रष्टाचार प्रदेश में कम हो जाएगा। क्या हुआ भ्रष्टाचार कम? हम तो सरकार में बैठे लोगों से ये बात पूछी हमने, तो कहते हैं कि अरे हमने तो सुना है कि रेट बढ़ गया। अब ठीक है, आप मुख्यमंत्री ईमानदार बैठा है, लेकिन अगर नाक के नीचे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो फिर अखिलेश यादव और इनके सरकार में फर्क क्या हुआ? भाई अखिलेश यादव के बारे में तो मालूम था ना कि सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है। लॉ एंड ऑर्डर कहां से सुधर गया? एक मुख्तार अंसारी को बंद कर देने से और विकास दुबे को जिस तरह से जैसे भी मारा गया, तो क्या भ्रष्टाचार वो खत्म हो गया क्राइम? अरे साहब, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, आप जो है वहां जिस तरीके का जैसे हाथरस हुआ, तो आपका प्रयास ये रहता है कि किस तरह से खबर को दबाएं, मीडिया को डरा के, धमका के, खरीद के, जिस तरह भी हो खबर नहीं छपनी चाहिए। और जिसने छाप दिया बोले देशद्रोह का मुकदमा, वो नमक और रोटी खाते हुए दिखा दिया किसी पत्रकार ने, तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा। अरे देशद्रोह तो ये है कि आप इंतजाम नहीं कर पाए लोगों का, लोग बेचारे मर गए ऑक्सीजन के अभाव में, इलाज के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में। बिल्कुल सरकार की जो दावे हैं और जमीनी हकीकत है उसमें फर्क दिखता है। और ये फर्क उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि हमेशा ही सत्ता के साथ जुड़ा है। जब समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी भी लगातार इसी तरह का प्रचार करती थी, बड़े बड़े होर्डिंग, ऐसा लगता था कि उत्तर प्रदेश पूरा बदल गया है। लेकिन जनता ने सरकार बदली और इस बार भी योगी सरकार इसी तरह के दावे कर रही है कि पूरा उत्तर प्रदेश बदल गया, इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा आ गया, आम आदमी की आमदनी इतने गुना बढ़ गई, ये तमाम इस तरह के दावे हैं। अतुल जी, आपको क्या लगता है ये जो दावे हैं पिछली सरकार में भी किए गए थे, इस सरकार में भी किए गए थे, ये जमीनी हकीकत से कितना दूर है और इसका चुनावी जो प्रबंधन है उसमें किस तरह का असर पड़ता है? एक बार अपना प्रश्न दोहराइए गोविंद। जो पिछली सरकार में भी बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे, उत्तर प्रदेश को बदलने की बात कही गई थी, योगी सरकार ने भी लगभग उसी तरह की रणनीति अपनाई है। बार होल्डिंग्स में, प्रचार में, विज्ञापनों में यही कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की बिल्कुल सूरत बदल गई, इतना इन्वेस्टमेंट आ गया, इतनी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, तमाम 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 इस तरह के ये जो दावे हैं, इस तरह के जो बड़े बड़े विज्ञापन और प्रचार का जो तरीका है, ये जनता को कितना चुनाव के लिए, कितना जनता के मन में असर डालता है? क्योंकि अखिलेश सरकार के कार्यकाल में तो हमने देखा कि उनके दावे बड़े थे, लेकिन जनता ने, वो उत्तर प्रदेश को बदलने की का दावा कर रहे थे, जनता ने उनको बदल दिया। इस सरकार के जो कार्यकाल है, इसमें इन दावों का चुनाव पर किस तरह का असर हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम लोगों ने चंद्रबाबू नायडू का देखा था, जिन्होंने हैदराबाद का अच्छा खासा विकास कराया था। उसके बाद भी वो जनता ने उनको दोबारा नहीं मौका दिया।
अखिलेश यादव के साथ यही हुआ। अब यहां पर भी जनता इससे कितना प्रभावित होगी ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन तब भी ये बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित नहीं करते। विकास नहीं करता है आपका मतलब? हाँ, मतलब विकास हो या ना हो उससे वोटर पे फर्क नहीं पड़ता है, ये कहना चाह रहे हैं? बहुत बहुत नहीं पाता है। अब अगर आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बन गया तो लोग चर्चा तो कर रहे हैं उसकी, लेकिन उसके ऊपर चलने वाले लोग कौन हैं, आम जनता कितनी जाती है उसके उस सड़क पर। यमुना एक्सप्रेसवे मायावती ने बनवाया, उनको क्या मिला? हो सकता है कि गोरखपुर एक्सप्रेसवे, बलिया एक्सप्रेसवे ये सब बन जाए तो पूर्वांचल के लोग बहुत खुश हो जाएंगे और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे। लेकिन सिर्फ विकास ही नहीं है जिसके आधार पर लोग वोट देते हैं। हम ये देख चुके हैं कि हमारे प्रदेश में धर्म और जाति की राजनीति बहुत ज्यादा है और सही। उसका प्रभाव वोट पर, पार्टी के भविष्य पर ज्यादा पड़ता है। तो इसलिए सिर्फ अब एक ले लीजिए, बाकी कितना निवेश आया वो तो डिबेटेबल है। प्रधानमंत्री चाहते थे कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए प्रदेश की। सरकार एक विशेष अधिकारी को लेकर के आई, विज्ञापन दिया गया, फिर विज्ञापन को रिवाइज करके दिया गया, कोई नहीं आया। तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो फिलहाल तो सपना ही है। अब ये जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो वादा है, एक मिनट दो, ये जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा है ये इस चुनाव में फिर वादा बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये इसी तरह से काम चलता रहता है, वादा होगा फिर कुछ विकास होगा, लेकिन जनता के मुद्दे कुछ और ही होते हैं वोट देने के। अनेक बार एक परसेप्शन बनता है लोगों के मन में, जैसे अखिलेश यादव की सरकार थी, वो दावे और वादे भले ही किसी तरह के कर रही थी, लेकिन लोगों के मन में एक धारणा बनी थी कि इस सरकार के आने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा है, इस सरकार के आने के बाद आतंक बढ़ा है और अपराध का सरकारीकरण एक तरह से होने लगा है या यादवीकरण होने लगा है। मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ मैं भी। तो ये परसेप्शन इस वक्त जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों में बहुत बड़ा असंतोष है, जो कोरोना की वजह से गांव-गांव में और शहरों में भी जिस तरह से लोगों की मौत हुई है, उससे जो प्रभावित पीड़ित लोग हैं उनके मन में असंतोष है, और इस तरह के जो बहुत सारे छोटे बुनियादी सवाल हैं। ये ठीक है कि कोरोना की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था को बहुत नकारात्मक असर पड़ा है देश की तरह ही, और अब लोगों की जो रोजाना काम करके कमाने वाले लोग थे उनकी आमदनी में भी असर पड़ा है। लेकिन नेताजी, जैसे अब जो अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी में जो बड़ी तमाम बैठकें हुई हैं, आरएसएस के लोग भी और आपके संगठन के प्रभारी और जिम्मेदार लोग भी दिल्ली से आए हैं, उनकी तरफ से जो चीज़ें सामने आई हैं, जो छन कर जो बातें आई हैं, उसमें ये कहा गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के असंतोष को दूर करने के लिए खास प्रयास किए जाएं। पूरे राज्य में जिस तरह से जो लोगों का जहां-जहां जो हमने वादे किए थे, वो जहां-जहां अधूरे हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाए, लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जाया जाए। जो मंत्री हैं वो अपने प्रभारी जिन जिलों के हैं उसमें तो काम करें ही, वो अपने जहाँ के विधायक हैं उन जिलों में भी काम करें। और राष्ट्रवाद के मुद्दे को भी आपकी पार्टी एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। क्या आपको लगता है कि इन मुद्दों के सहारे जो चुनावी आपकी लड़ाई है उसको आप आसानी से पा जाएंगे, कर लेंगे? देखिए गोविंद जी, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने जो वादे किए उसको पूरा किया। आज से मैं जब से मैं सोच रही हूँ भारतीय जनता पार्टी में जब से मैं आई हूँ, हम लोग शायद ये नारा बड़ा लगाते थे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, यही नारा दे काफी हम लोग ने सुना। और नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर केंद्रित आपसे मैं एक पूरी बात बता दूं, मैं बताना चाह रही हूँ
कि हम लोग ने जो वादे किए हैं उसको हमने पूरी तरह से निभाने की कोशिश की है। और हमने कहा था हम बिजली घर घर पहुंचाएंगे, हमने बिजली घर घर पहुंचाई। हमने कहा था विकास कार्य को बढ़ाएंगे, हम मेडिकल, आज देखिए हमने आयुष्मान भारत, गरीबों के लिए आज कितना नहीं, एक देखिए वरदान हो हम गया, यहाँ पर वरदान हो मोदी गया। सरकार के शिक्षा, सफलताओं की बात नहीं कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में चुनाव, क्योंकि योगी हाँ सरकार को लड़ना है, बिल्कुल, आपने कहा है कि योगी के नहीं नेतृत्व नहीं में ही लड़ा जाएगा, तो बिल्कुल क्या योगी देखिए, सरकार उत्तर प्रदेश में अपने को इस स्थान पर पाती है कि वो लोगों के बिल्कुल असंतोष को खत्म कर सके? बिल्कुल पाती है। देखिए हमने आप देखिए नोएडा में हमने जो है फिल्म सिटी का किया, हमने शमशेर की वहां पे फैक्ट्री भी लगवा दी। और सबसे बड़ी बात है, जो योजनाएं प्रधानमंत्री की हैं उसको हम निचले स्तर तक लेके गए हैं, पूरा नीचे तक हमने उसको पहुंचाया सारी योजनाओं को। और ये अखिलेश सरकार जब हमारे मोदी जी अखिलेश जी को देते थे तो वो नहीं करते थे। मुख्यमंत्री का काम ये है कि अगर वो जैसे वो जो योजना है उसको पहुंचाए, लेकिन उन्होंने नहीं पहुंचाई तब भी। आज देखिए, जब मैं जहां तक कहती, कोरोना कोरोना पूरे विश्व में था और पूरे विश्व में सब जगह आपातकाल की स्थिति आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अर्थव्यवस्था को संभालना एक बड़ी चुनौती थी जिसको संभाला गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आज जो भी हमारी सरकार कर रही है, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से देख लो, चाहे आप अपराध की दृष्टि से कह रहे हैं अपराध में कमी हो, अपराध पहले से अगर आप आंकड़े देखें बहुत कम हो चुके हैं। आज अपराधी आंकड़े नहीं आप शरद जी आप देखिए मेरी बात, अपराधी पहले से काफी कम हो चुके हैं, इस चीज को मानना पड़ेगा। आज हर अपराधी सरकार यही क्लेम जेल करती है। नहीं नहीं अपराधी या तो जेल में है या बाद में तो आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे तो नहीं करती, आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे होते थे हाई कोर्ट के अंदर। आज सीओ को जीप पे बिठा के घुमाया जाता था, आज खुले मुख्यमंत्री के घर के सामने रेप हो जाता था, लेकिन आज कम से चलिए, कम उसको ये काफी हमने आपकी कंट्रोल उम्मीदें किया, हैं, हमने आपकी उम्मीदें, जिन कंट्रोल किया उम्मीदों उसको। के सहारे आप दावा कर रही हैं वो उम्मीदें कामयाब हों। हालांकि अगर अखिलेश सरकार में सीओ को जीप में घुमाया जाता था, तो आपकी सरकार में सीओ समेत 9 लोगों को गोली से भून दिया गया अपराधियों ने, और पुलिस उसमें मददगार थी। अपराध की क्या वस्तु स्थिति है, क्या जमीनी हकीकत है, आप भी बेहतर जानती हैं, हम भी बेहतर जानते हैं। शरद जी, ये माना जा रहा है कि बीजेपी अपने राष्ट्रवाद के मुद्दे को भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाएगी, जो अभी कहा गया है। और दूसरा ये कि पश्चिम में जो किसानों के असंतोष है उसको दूर करने के लिए खास प्रयास किए जाएं, क्योंकि इस तरह की खबरें भी हैं कि पश्चिम में अनेक गांवों में, अनेक जगहों पर मंत्री या विधायकों को बीजेपी के लोग गांव में आने ही नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये 2 बड़े मुद्दे होंगे चुनाव में, संक्षेप में? देखिए, किसानों वाला मुद्दा तो बिल्कुल खुल के होगा, और ये पूरा प्रयास सब मेरे ख्याल इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही लगेंगे कि किसी तरीके से किसानों को वापस अपनी तरफ किया जाए, और उसके लिए मेरा ख्याल एड़ी छोटी का जोर लगाएंगे। अब राकेश टिकैत का कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने तो कह दिया कि यही बात जो आप कह रहे हैं कि आए जरा ये लोग चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे हैं, फिर हम इनको बताएंगे, इस तरीके की बात कर रहे थे। तो क्या कहा, उनको बोले नहीं हम उनको रोकेंगे नहीं, हम उनसे सवाल पूछेंगे और इनको तो दवाई देनी है, इस तरीके की बातें कह रहे थे, बड़ा गुस्सा था। तो देखिए वो मुद्दा तो रहेगा और इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वो उसका असर देख चुके हैं पंचायत चुनाव में, जिस तरह से हार हुई है। ये अलग बात है कि आज वो अध्यक्षों को खरीद फरोख्त करके दिखा देंगे कि अध्यक्ष हमारे हैं, लेकिन ये तो सब मानते हैं कि उसमें हार हुई है। वो भी किसानों के मुद्दे का रोल उसमें रहा है, कोरोना के अतिरिक्त उसको कैसे ये पाते हैं। ये जहां तक राष्ट्रवाद का सवाल है, क्योंकि राष्ट्रवाद को तरह तरह से जो है इस्तेमाल किया जाता है, राष्ट्रवाद को तरह तरह से परोसा जाता है। तो राष्ट्रवाद में इनका सबसे बड़ा जो हथियार है, जिसमें ये अभी तक इनको फायदा ही रहा है, वो है पोलराइजेशन। और जब जिस तरीके से धर्म के नाम पे पोलराइज किया जाता है और मुद्दों को हिंदू मुसलमान की शक्ल दे दी जाती है, वो बीजेपी का आखिरी कार्ड होता है और वो उनको अभी तक फायदा देता रहा है। मंदिर के इशू पे ये मुद्दा जरूर आएगा कि जमीन में खरीद फरोख्त में जो गड़बड़ी हुई है वो किसी से छुपी नहीं, हालांकि बीजेपी उस पर बिल्कुल शांत है, वो ऐसा जाहिर करना चाहती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि इतना खुला हुआ इतनी गड़बड़ियां हैं कि एक मामूली आदमी जिसने कभी भी जमीन की रजिस्ट्री कराई है वो देख के समझ सकता है कि इसमें दाल में काला है और बहुत कुछ काला है। तो ये मुद्दे जरूर रहेंगे, लेकिन कितना पे करते हैं। और ये याद रखिए कि अभी 8 महीने का समय बाकी है, तो बीजेपी क्या क्या और हथकंडे कर सकती है अपने को निकालने के लिए, कोई भी पार्टी करेगी,
ये समय बिल्कुल। हाँ, ये 8 महीने 7 महीने जो बचे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी अपने गिरेबान में झांके, जो गलतियां, जो खामियां, जो कमियां उनसे हुई हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करे, ताकि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार दूसरी बार अपनी वापसी कर सके। इसी मुद्दे पर, इसी बिंदु पर, इसी बात को हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। अनीता जी आपका धन्यवाद, शरद जी आपका धन्यवाद, अतुल जी आपका धन्यवाद। अपने दर्शकों से हम फिर आह्वान कर रहे हैं कि वो हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार, अपने सुझाव, अपनी टिप्पणियों से हमको लगातार अवगत कराते रहें, ताकि द फ्री प्रेस के माध्यम से जिस निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कामयाब हो सके। आप सबका आभार। नमस्कार।